तो चलिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो है यानी मोल जो है ये पूरे केमिस्ट्री में आपको इसके बारे में हमेशा जिक्र होती रहेगी। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो वहां पे हम लोग मोल की बात करते ही हैं। तो ये मोल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यानी मोल को आपको एनी हाउ अच्छे तरीके से समझना होगा। मोल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जब आएगा उस समय आपको मोल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद मोल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि मोल कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है तो इसके जो थियरी है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, जो फियर है आपके अंदर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आपसे मोल के सारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं कि मोल पढ़ते समय तो समझ आता है लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए भाई, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा हेवी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है। वो सारे रिलेशंस को आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को समझना है और उसको अप्लाई करना है। और ये सारा जो आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी फियर है वो आपको प्रैक्टिस से ही दूर होगा। तो आप अगर मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड वेरियस टाइप के क्वेश्चंस का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, अब एक बेसिक सवाल ये है कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यानी नीड ऑफ मोल इसको हम लोग बोलते हैं। यानी मोल की जरूरत आखिर क्यों हम लोगों को पड़ी। तो देखो, केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइनी यानी बहुत ही छोटे होते हैं। आप एक एटम को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे 10 हाइड्रोजन एटम दो, तो आप क्या करोगे? हाथ में पकड़ के 10 एटम गिनोगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि नॉर्मल वेइंग मशीन या काउंटिंग से इंडिविजुअल एटम को हैंडल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि मेरे पास 1 ग्राम वाटर है। अब 1 ग्राम सुनने में बहुत छोटा अमाउंट लगता है, एक छोटी सी क्वांटिटी लगती है। लेकिन अगर तुम 1 ग्राम वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर अगर काउंट करते हो तो वो नंबर आता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। यानी अगर इस नंबर को तुम लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यानी इतने मॉलिक्यूल्स इतने से छोटे अमाउंट में। अब सोचो, अगर हमें ऐसे 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल्स करके अगर काउंट करना पड़े तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इनकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। और यहीं पे मोल की एंट्री होती है। यानी
हमें मोल की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम बात करें तो atoms and molecules are extremely small in size and their number is even a small amount of any substance is really very large। तो आइए हम लोग मोल डजन एनालॉजी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम ये जानते हैं वन पेयर में टू आइटम्स होते हैं, वन डजन में 12 आइटम्स होते हैं। यानी अगर आपको कोई भी वन पेयर की बात की जाए तो उसमें आपको नंबर अगर पूछा जाए तो आप उसमें टू आइटम्स बोलते हो। किसी भी चीज का अगर वन डजन बोला जाए तो आप उसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो काउंट करते हो वो 12 होता है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि एक मोल में कितने आइटम्स होते हैं, यानी कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एंटिटीज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो अगर आपसे एक मोल की बात की जाए तो एक मोल में एंटिटीज की हम जो बात करते हैं वो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। यानी इसको हम लोग, इस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस अगर लेते हैं, अगर एक मोल आप एटम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाएगी तो वो वैल्यू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर एक मोल मॉलिक्यूल्स अगर आप लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, वो की जाएगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अगर एक मोल आयंस की बात की जाती है तो उसमें आप कंसीडर करोगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। यानी एक मोल कोई भी सब्सटेंस की बात की जाएगी उसमें आपका नंबर जो होगा वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप किसी भी वन डजन की बात करिए, अगर आप वन डजन बनाना लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ बनाना 12 आएंगे। अगर आप वन डजन एप्पल लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एप्पल जो होंगे वो 12 आएंगे। अगर आप वन डजन एग्स लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एग्स जो होंगे वो 12 होंगे। एज इट इज, अगर एक मोल कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं तो ये नंबर हमेशा फिक्स रहेगा और ये वैल्यू होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग Na लिखते हैं और कहीं कहीं कैपिटल N से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मोल की। ठीक है, हम लोग मोल को डिफाइन करेंगे। यानी मोल को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है कार्बन C12, मतलब कार्बन 12 से रिलेट करके इसको डिफाइन किया गया। और ये बोला जाता है कि 12 ग्राम कार्बन C12 में जो नंबर ऑफ एंटिटीज होता है वही 1 मोल के इक्वल होता है और उसी को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के से इक्वेट करते हैं। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। यानी 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही एक मोल सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब यही जो नंबर है, ये नंबर की अगर बात करें कि 12 ग्राम C12 एटम्स अगर लेते हैं तो उसमें जो नंबर आता है वो आता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और इसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं और ये कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम कुछ रिलेशंस की बात करते हैं जो मोल को नंबर से भी रिलेट करता है, मोल को मास से भी रिलेट करता है और मोल को वॉल्यूम से भी रिलेट करता है। तो ये कुछ रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और यही सारे रिलेशंस को जब भी न्यूमेरिकल्स बनाना होगा
तो वहाँ इस सारे रिलेशंस को हम लोग अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में बनाते हैं। जैसे देखिए कन्वर्जेंस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मोल पार्टिकल इंटर कन्वर्जेंस। मतलब क्या कि आप मोल से पार्टिकल्स बना सकते हो या पार्टिकल्स से मोल बना सकते हो। मतलब क्या कि अगर आपको पार्टिकल्स दिया गया यानी नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो उसको आप मोल में बदल सकते हो, या अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो आप उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज बना सकते हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये कन्वर्जेंस क्या है, और ये कन्वर्जन है मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 to the power 23। तो इस रिलेशन से अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मोल दिया गया है तो पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रोस नंबर से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसमें एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मोल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स इन अ सैंपल कंटेनिंग 3.011 into 10 to the power 40 हीलियम एटम्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स और आपसे पूछा जा रहा है मोल्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोल और एटम्स के रिलेशन यानी नंबर ऑफ एंटिटीज के रिलेशन में पढ़ा था कि जो मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है और ये वैल्यू कितना दिया गया, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 40, और डिवाइड कर दीजिए किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 16 मोल। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपको ये इंटर कन्वर्जन मालूम है तो बस आपको डेटा लगाना है और अप्रोप्रिएट डेटा को रखना है, और उस हिसाब से जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस रिलेशन पे हम एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। यानी हमने अभी जो रिलेशन पढ़ा वो रिलेशन पढ़ा मोल टू पार्टिकल्स या पार्टिकल्स टू मोल इंटर कन्वर्जन। आइए इस क्वेश्चंस को देखिए और समझिए, और इस एप्लीकेशंस को जो भी हमने अभी रिलेशन दिया है उस रिलेशंस को यहाँ पे अप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ Na2SO4.5H2O formula units in 5 kilomoles of a pure Na2SO4.5H2O sample। यानी आपके पास ये 5 किलो मोल्स प्योर सैंपल दिया गया है Na2SO4.5H2O का। तो उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ Na2SO4.5H2O फार्मूला यूनिट, यानी उसमें कितना फार्मूला यूनिट्स आपको मिलेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये डायरेक्ट तो आपका रिलेशंस नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो चलिए हम यहाँ पहले तो 5 किलो मोल को बदल लेते हैं मोल में। देखिए हमने आपको बोला था कि आपको प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 किलो मोल्स है, मोल के पहले किलो लगा है और किलो क्या है, प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले आप इस 5 किलो मोल को मोल में बदल लीजिए। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, तो हमने इसको बदल लिया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल। अब हम दूसरी बात करेंगे कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स वैसा ही निकालोगे जैसे कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपने क्या लिखा था, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ भी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स में आपको लिखना पड़ेगा मोल इनटू क्या, एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू मोल का दिया गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और एवोगैड्रोस नंबर आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला यूनिट निकल के आ गया, दैट इज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 27।
तो फाइनली आपका नंबर ऑफ Na2SO4.5H2 फॉर्मूला यूनिट इन 5 किलोग्राम की जो वैल्यू आया वो आया 3.011 इंटू 10⁻27। तो देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़ के आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि भाई हमने तो पढ़ा था एटम्स और एंटिटीज और मोल के बीच का रिलेशनशिप, और यहाँ पे आपको पूछ दिया गया फॉर्मूला यूनिट्स। तो ये सारे टर्म्स से आपको डरना नहीं है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा है उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, आपको ये बात जरूर आना चाहिए कि भाई प्रीफिक्स में अगर वैल्यू दिया गया है तो उसको आपको सिंपल बदलना पड़ेगा, यानी 5 किलो मोल को हमको बदलना था मोल में, और तब जाके नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, जो कि हमने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के फॉर्मूला पढ़ा था, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, वहां से हमने इसको कैलकुलेट करके और फाइनली हमने 5 किलो मोल्स में यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया। यानी यहाँ पे मोल्स दिया गया है और फॉर्मूला यूनिट्स आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने बोला था मोल दिया गया है और एटम्स कैलकुलेट करना था, तो आपने एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मोल में एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। एज इट इज यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करना है, तो मोल में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर से। बस ये याद रखिए कि हम लोग जो यहाँ पे 5 किलो मोल है इसको आपको मोल में बदल के रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन है मोल पार्टिकल्स विद इन पार्टिकल्स। समझ गए? मतलब अब आपको किसी पार्टिकल्स के अंदर ही मोल और पार्टिकल्स के रिलेशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग जो टॉपिक लिए हैं, और ये हमारा टॉपिक है कि एटम्स पार्टिकल्स रिलेशंस आपको देखने हैं विद इन पार्टिकल्स। हमने पहले एटम और पार्टिकल्स का इंटर कन्वर्जन देखा, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको एटम और पार्टिकल्स का इंटर कन्वर्जन करना है विद इन अ पार्टिकल्स, यानी विद इन अ सब्सटेंस या विद इन अ मॉलिक्यूल्स, तो आप कैसे समझेंगे? मतलब इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिया गया है और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये बात हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे सिंपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 22 कार्स हैं, और इन 22 कार्स में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको पहले एक कार पे आना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो एक कार है उस एक कार में कितने व्हील्स होते हैं। तो नॉर्मली हम जब एक कार की बात करते हैं तो 4 व्हील्स होते हैं भैया। यहाँ ध्यान रखना, हम स्टेपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो उसमें ऑलरेडी लगे होते हैं, जिससे जो यूज होता है उसकी बात करते हैं। जो यूज नहीं होता है, जो सरप्लस होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई एक कार में कितने व्हील्स होते हैं? तो 4 व्हील्स होते हैं। तो आप बताओ कि अगर आपके पास 22 कार्स होंगे तो कितने व्हील्स होंगे? तो आप बोलोगे यार ये तो सिंपल सा है, हम 22 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा टोटल व्हील्स हो जाएगा। सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट अब आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके अंदर, तो आपको अब उसके अंदर झांक के देखना होगा कि भाई अब इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है। तो पहले एक में कैलकुलेट कर लोगे और फिर जितना दिया रहेगा उसमें टोटल कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको यही रिलेशंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एटम पार्टिकल्स रिलेशनशिप विद इन पार्टिकल्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग एटम पार्टिकल्स रिलेशनशिप को विद इन पार्टिकल्स अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं। अभी तो हमने अ, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में हमने उसको समझ लिया कि अगर आपके पास जो कार है
उसमें एक कार में आपने व्हील्स को काउंट कर लिया और फिर टोटल कितने कार्स दिए गए हैं उसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल व्हील्स निकल गए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। अगर आपको लिया जाए कि अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स दिया गया है। अब इसके अंदर अगर आपसे एटम्स पूछा जाए तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं वन मॉलिक्यूल H2O के बारे में बोलूं कि वन मॉलिक्यूल H2O में क्या क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स है एंड वन ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जैसे कि हमने एक कार में आपसे बोला था कि भाई एक कार में कितने व्हील्स हैं, तो हमने बोला था एक कार में 4 व्हील्स है। और भी उसमें पूछा जा सकता था कि एक कार में कितने स्टेयरिंग होंगे, तो भाई उसको भी हम वहां पे काउंट कर सकते थे। ठीक है? एक कार में आपको कितने एसी होंगे, तो वो भी हम वहां पे काउंट कर सकते थे और फिर हम उसको जितने भी नंबर दिया रहता उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके और टोटल कैलकुलेट कर लेते। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मुझे हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे एक तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि पहले वन वाटर मॉलिक्यूल्स से हिसाब लगा लेना चाहिए कि भाई एक मॉलिक्यूल वाटर अगर है तो उसमें कितना हाइड्रोजन एटम है और कितना ऑक्सीजन एटम है। और जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई एक मॉलिक्यूल अगर आप हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो इन दैट कंडीशंस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स व्हाट, टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ एक मॉलिक्यूल्स H2O में, अगर आपसे हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन का आंसर करोगे, अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का आंसर करोगे। लेकिन अगर आपसे टोटल पूछ दिया गया कि भाई टोटल एटम्स कितने हैं, तो आप जितने भी उसमें एटम्स हैं वो सबको हमने काउंट कर दिया और ऐड कर दिया। जैसे दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 एटम्स आ गया। यानी एक मॉलिक्यूल वाटर में यानी वन मॉलिक्यूल H2O कंटेन्स टोटल 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको यहां से ये पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी क्या है। देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं एक टर्म का जिसका नाम है एटोमिसिटी। तो भाई इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब क्या कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल जो एटम्स आता है उसको हम लोग एक नया टर्म देने जा रहे हैं और वो नया टर्म क्या है, एटोमिसिटी। तो अब आपको यहाँ पे एटोमिसिटी टर्म को यूज करना होगा और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताओ वाटर मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी क्या होता है। तो आपको उसमें जितने भी एटम्स है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको जड़ से क्या कर देना है, ऐड कर देना है और वही उसकी एटोमिसिटी है। मतलब क्या, एटोमिसिटी को आपको डिफाइन करना है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का वन मॉलिक्यूल दिया जाए उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए, वही उसका एटोमिसिटी हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया है कि भाई एटोमिसिटी जो टर्म होता है, एटोमिसिटी वन मॉलिक्यूल से रिलेट करता है और एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वही रिप्रेजेंट करता है एटोमिसिटी। तो आइए हम लोग फॉर्मूले में किस तरीके से एटोमिसिटी को यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ एग्जांपल। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो आपको इन दैट कंडीशंस नया टर्म यूज करना पड़ेगा, दैट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी जो है वो एक टर्म है जिसको जो ये बताता है कि वन मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है। आइए
एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास 1 मोल वाटर है, ठीक है, तो 1 मोल वाटर में क्या क्या होगा? ठीक है, तो भाई 1 मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन का मोल होगा और कितना ऑक्सीजन का मोल होगा, या बोल सकते हो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। ध्यान रखिए, हमने पहले एक मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया था, अब हम 1 मोल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई मोल और नंबर में हमने रिलेशन क्या देखा था कि 1 मोल किसके इक्वल होता है जी? 1 मोल इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो अगर मैं 1 मोल H2O में हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं, तो आप एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम है? तो 2 है। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां से निकल जाएगा। एज इट इज अगर ऑक्सीजन की बात करूं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे टोटल एटम्स अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कर लीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल्स में वो 3 है, और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.023 इंटू 10⁻23, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको 1 मोल वाटर्स में मिल जाएंगे। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला मिला? कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो उसका मोल ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना से, और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एटोमिसिटी से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 मोल वाटर लिया है, और इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, तो मोल के जगह पे आप 1 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 से, और इनटू मल्टीप्लाई करोगे एटोमिसिटी, और H2O का एटोमिसिटी कितना है? 3 है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक सिंपल सा गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर आपको मॉलिक्यूल से एटम बदलना है, तो वैसे केस में एटम्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल, जिसको हमने एटोमिसिटी बोला, लिखना है। यानी मॉलिक्यूल्स का जो नंबर दिया गया वो लेना है, और इनटू उसमें एटम्स पर मॉलिक्यूल्स लिख देना है, जिसको हम लोग एटोमिसिटी का टर्म देते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी आप लिखोगे। दूसरा, अगर आपको मोल्स से एटम्स बनाना है, तो ऐसे केस में आप मोल्स लिखोगे, फिर उसमें ना से मल्टीप्लाई करोगे, और उसमें एटम्स पर मॉलिक्यूल, जिसको आपने एटोमिसिटी बोला था, उसको आपको यहाँ पे लेना है। यानी एटम्स मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी कर दीजिए। अगर आपको एटम्स मोल्स में कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स इनटू ना इनटू एटोमिसिटी कर सकते हैं। तो आइए और कुछ एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। देखिए रिलेशन कैसा है, मोल पार्टिकल्स विद इन पार्टिकल्स। ठीक है, यानी आपको H2SO4 के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मोल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो भाई सिंपल रूल है, सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? जिस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू मोल्स, जो कि गिवन है, इनटू ना इनटू, अब यहाँ पे देखिए एटम्स नहीं पूछ रहा है, तो हम एटोमिसिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन हम उसके बदले लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि वहां पे भी हमने लिखा था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल H2SO4 अगर आप निकालते हैं,
तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, हाइड्रोजन से 2, सल्फर से आपको 16 मिला, ऑक्सीजन से 32 मिला, तो आप टोटल यहाँ पे करोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गया। ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 50 है, और यही 50 से आपको मल्टीप्लाई करना है मोल में और नाम में। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल गिवन 5 है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू 50। 50 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो फाइनली आपको आंसर आ जाता है। आंसर आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशंस में लिखोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया गया है CO2 का, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 20 दिया गया है, और एक मॉलिक्यूल CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना लिखोगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 20। देखो हमने आपको गोल्डन रूल में क्या बताया था कि मॉलिक्यूल से एटम कैलकुलेट करना है, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी लिखना है, और फिर हमने बोला था कि मोल से एटम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने मोल इनटू ना इनटू एटोमिसिटी लिखा था। तो CO2 की एटोमिसिटी यहाँ पे 3 होगा, लेकिन ऑक्सीजन की आपको एटोमिसिटी लेनी है, तो CO2 में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है जी, 2 है, जबकि CO2 की एटोमिसिटी आपसे पूछा जाए तो आप 3 बोलोगे। तो क्वेश्चन में आपसे टोटल एटम्स नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करिए इन CO2 मॉलिक्यूल्स। इसलिए हमने नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल यानी एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे आपको लेना होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पे स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आपको इस वीडियो को एक दो बार और देखना होगा, और धीरे धीरे चीजों को समझना होगा। एक बार आप चीजों को समझ जाओगे तो फिर आप इजी वे में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि एटम्स मॉलिक्यूल्स में पूछा गया है या एटम्स मोल्स में पूछा गया है। तो अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे, अगर मोल्स गिवन है तो मोल्स में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा।